तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कोडिंग करने का एक स्टाइल आप बोल सकते हो एकदम सिंपल भाषा में। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया और आपका C++ हो गया। तो उन सब में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट या फिर स्टाइल यूज़ होता है और वो लैंग्वेज भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख लोगे तो आप काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट तो आप बोल सकते हो सीख ही जाओगे। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखा जाए, ये जो स्टाइल है उसी तरीके से और भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग में स्टाइल होते हैं, जैसे कि एक होता है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, उसके बाद डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपका एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इस टाइप के काफ़ी सारे और भी स्टाइल्स होते हैं कोड करने के। आपको जो मन करे, आपके टीम जो सजेस्ट करते हैं, आप उस प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड या स्टाइल के थ्रू चलते हो। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपका 3-4 प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, यानी कि आप इसे पिलर्स बोल सकते हो। जैसे डेमोक्रेसी के यहाँ पे 4 पिलर्स होते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी आप 4 पिलर्स बोल सकते हैं, जिसपे ये पूरा कोडिंग स्ट्रक्चर या स्टाइलिंग टिका हुआ है। तो यहाँ पे आता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इन चारों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसका कॉन्सेप्ट आखिरकार निकाला ही क्यों गया है। तो इसको निकालने का मकसद यही है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से ज़्यादा यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो आप इससे इजीली समझ पाओगे कि कार है। और अगर आप इस कार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके इसे इलेक्ट्रिक का व्हीकल बना दो, जैसे कि टाटा नेक्सॉन, तो ये भी एक कार है लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, इसके फीचर को इन्हेंस कर पाओगे। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में होता है कि अगर आप एक यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, जैसे कि मैं एक यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, और यूज़र के अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला तो आपका एक होगा कि यूज़र का प्रोफाइल होगा, यूज़र क्या पर आएगा, लॉगिन कर पाएगा, लॉगिन। उसके बाद यूज़र कुछ एक्शंस परफॉर्म कर पाएगा। तो ये सारे जो फीचर है वो हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें इजी हो, हम लोग कोड स्प्लिटिंग कर पाएँ। जैसे कि हम लोग अगर इनकैप्सुलेशन करेंगे तो हम लोग अंदर का जो भी फीचर्स है उसको हिडन रख सकते हैं। उसी तरीके से यूज़र के कुछ भी डेटा को स्प्लिट करके रखना है तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और यूज़र के जो फीचर्स को अगर और इन्हांस करना है, यानी कि एक एडमिन यूज़र बनाना हो, तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक एडमिन यूज़र बना, एडमिन यूज़र, तो उसमें क्या होगा, जो पहले वाले यूज़र के सारे प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। और इन दोनों में क्या क्या फीचर्स कॉमन है, जैसे कि दोनों का प्रोफाइल फीचर का प्रॉपर्टी होगा ही, तो इसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आपके घर में एक छोटा सा एलईडी बल्ब तो होता ही होगा। तो उस बल्ब के अंदर आप अगर कभी भी सर्किट आपने खोला होगा, जब भी फ्यूज हो गया होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारे आईसीस लगे होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे वायरिंग किए रहते हैं। तो आपको उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। आपको बेसिकली बल्ब का यूज़ क्या करना होता है, सिंपल उसे जलाना होता है, यानी ऑन करना पड़ता है, या फिर आप सिंपल ऑफ करते हैं। तो सिंपल आपको क्या एक्सेस मिलता है बल्ब की तरफ से, आपको मिलता है यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ करने का एक्सेस। और इसके अंदर क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं होता है। तो उसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी इनकैप्सुलेशन का टॉपिक काम करता है। जैसे कि आप एक कोड लिख देते हो, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा कोड, और उस कोड के अंदर क्या चल रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक छोटी सी एपीआई या फिर फंक्शन दे दिया जाएगा, आप उसे कॉल करोगे और उस सारा कोड ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप फ्लिपकार्ट के ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हो, तो कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट आपके कार्ट में जा रहा है, कैसे अंदर में मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो सब आपको नहीं पता होता। तो उसी तरीके से इनकैप्सुलेशन होता है। बस आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन या कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे दिया जाता है, आप उसके वजह से अंदर के जो भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं यानी प्रोग्राम होता है वो सारा आप रन कर पाते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है।
तो एब्स्ट्रैक्शन समझने के लिए आप सिंपल इस बल्ब के पार्ट्स को देखो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक टंगस्टन का फिलामेंट है, उसके बाद ये एक वायर है, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे एक फुट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये बल्ब को 4 से 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इस हिस्से को बांटने से क्या होगा कि जब भी कंपनी में ये बल्ब मैन्युफैक्चर होगा तो हर एक पार्ट को डिफरेंट जगह पे बनाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोसेस होगा वो इफिशियंट होगा। तो उसी तरीके से अगर आप कुछ बड़ा फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उसमें क्या करते हो, आप सेपरेट पार्ट्स के लिए अलग यहाँ पे फंक्शन बनाओगे। जैसे कि टंगस्टन बनाने के लिए कुछ अलग फंक्शन होगा, ग्लास माउंट बनाने के लिए कुछ अलग फंक्शन होगा। तो बेसिकली आप एक लार्ज कोड को क्या करते हो, स्प्लिट कर देते हो छोटे छोटे चंक्स में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में या डिवाइड करके साथ में सबको असेंबल कर दिया जाएगा ताकि वो एक साथ यूनिफॉर्म वे में काम करे। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस एक तरीका होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो अपने चाइल्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे उनका नाक मुंह का शेप हो गया, आँख कैसा दिख रहा है, ये सब कुछ अपने बच्चों में वो क्या करते हैं, वो अपना फीचर इनहेरिट करते हैं, यानी उनका जो भी कॉपी होगा वो बच्चों में जाता ही है। तो उसी तरीके से इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कोई बल्ब बनाना है तो सिंपल प्लेन बल्ब का सारा फीचर तो लगभग उसमें होगा ही। जैसे कि इस बल्ब में आप देखो, यहाँ पे मेरा लाइट तो जलेगा ही, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है कि लाइट तो जलेगा ही। और इसमें क्या है, सिंपल यहाँ पे जो आपका बोल सकते हैं पिन है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करें, पिन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, सारे प्रॉपर्टीज को इसमें तो कॉपी कर रहे ही हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो सिंपल अपडेट। जैसे ऐप होता है ना, उसे अपडेट कैसे किया जाता है, तो पुराना जो फीचर होता है वो तो रहता ही है, लेकिन जब भी ऐप को आप अपडेट करते हो तो पुराना फीचर के साथ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलता है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि पुराना जो अपडेट मतलब ऐप का वर्जन है वो दूसरा जो अपडेटेड वाले का इनहेरिटेंस आप बोल सकते हो, यानी कि उसका फीचर उसमें तो होगा ही, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक चीज इससे मैच करता हो, जैसे कि इस तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों बल्ब में लाइट तो जलेगा ही। इन दोनों में कॉमन क्या है कि इन दोनों का जो सॉकेट है वो सेम है, यानी कि ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करेंगे। और इन दोनों में मतलब तीनों में तो लाइट तो जल रहा है, तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, वो सीखेंगे। जैसे कि एक होता है ओवरराइडिंग होता है एक, और एक होता है आपका ओवरलोड। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, जो कि हम लोग सिंपल सीखेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक दूसरे का ये भाई बहन है, सिंपल आसान भाषा में, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलेंगे। तो एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक को जो मिल रहे हैं उसे ही हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो होप से आपको ये चारों पिलर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का अच्छे तरीके से नॉलेज होना है, क्योंकि पुराने समय में जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग होती थी ना, वो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन पर बेस्ड होता था। अभी के समय में हम लोग क्लासेस का यूज करते हैं, तो वो सब कुछ मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता कैसे है, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टिकट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा जो कि ट्रेन का टिकट काटने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं लिखूंगा टिकट, और उसके बाद ये फंक्शन बन गया, ठीक है। तो टिकट के अंदर बेसिक क्या डिटेल्स होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेंजर का नेम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन का नंबर, ट्रेन नंबर, उसके बाद क्या हो सकता है, ट्रेन का नेम, ठीक है। ये तीन बेसिक डिटेल तो होगा ही। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो टिकट ऑब्जेक्ट यानी हम लोग बनाए ना यहाँ से कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो उसको असाइन करने के लिए हम लोग लिखेंगे दिस, और दिस के बाद यहाँ पे नेम, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं। तो पहले अगर आपने ऑब्जेक्ट को पढ़ा है सही से, तो हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या करते थे, यहाँ पे एक टिकट बनाते थे और ये। तो इसी तरीके से अगर न्यूअर सिंटैक्स में देखा जाए तो हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, टिकट डॉट नेम, और इसमें हम लोग अंशु राज, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम ही हो रहा है, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज हो रहा है। तो दिस कीवर्ड किसका रेफरेंस है, इसका, टिकट का। तो हम लोग एग्जैक्टली सेम यही चीज वहां पे भी कर रहे हैं, बस हम लोग इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम असाइन कर देता हूँ और ये एग्जाम्पल अभी हटा देता हूँ, ठीक है। और अब फटाफट से जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उसको भी मैं असाइन कर देता हूँ। तो ट्रेन नेम, फिर ट्रेन नेम, उसके बाद दिस डॉट ट्रेन नंबर, इसमें भी ट्रेन नंबर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में होता क्या कि आपको स्टार्टिंग में ही सब वैल्यूज देनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फटाफट से कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं अंशु के नाम पे एक टिकट काटना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा अंशु, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का। तो न्यू कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो न्यू कीवर्ड से क्या होता है, एक नया मेमोरी में जगह असाइन हो जाता है, और वो जगह जहाँ पर भी मेमोरी में स्पेसिंग होता है वो इसके अंदर उसका रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, और टिकट कहीं मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा, और उसका जो मेमोरी में जहाँ भी सेव होगा उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम फ्रेश आपका मेमोरी में स्पेस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, यात्री का नाम। तो यहाँ पे होगा अंशु राज, और ये ट्रेन का नंबर है 14567, रैंडम नंबर है। बताना कौन सा ट्रेन का है, सर्च करके IRCTC के वेबसाइट पे, पता नहीं कौन ट्रेन का है, मैं सिंपल यहाँ पे रैंडम लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रेन का नाम है SWH2NDLS, ठीक है। तो ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, हावड़ा से लेके NDLS। तो हावड़ा का कोड यहाँ पे HWH है, ठीक है। तो ये टिकट क्या हो गया, अंशु के नाम पे असाइन हो गया। अब मैं क्या करूँ, एक और टिकट बनाता हूँ, कॉन्स लिखता हूँ और रोहन टिकट लिखता हूँ, ठीक है। और इसमें भी न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और एग्जैक्टली मैं सेम वैल्यूज इसमें भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहन टिकट। रोहन टिकट नहीं होगा, उसका नाम होगा भाई रोहन राज, और ये इस ट्रेन का अलग नाम होगा 564, और ये जाता है हावड़ा से मुंबई। तो मुंबई का मुझे कोड नहीं पता, मुझे एक जगह का कोड पता है RPH, ठीक है। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती, यहाँ से यहाँ जाती है, इसका नाम ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो console.log, और इसे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर डालूंगा और लिखूंगा अंशु टिकट कॉमा रोहन टिकट, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो मैंने सिंपली एक HTML का फाइल बनाया और कंस्ट्रक्टर फाइल .js को इसमें कनेक्ट कर दिया है, और सिंपल इसे खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंशु टिकट के अंदर यहाँ पे क्या स्टोर है, टिकट है, टिकट का रेफरेंस। तो ये जो देख रहे हैं वो आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, टिकट ऑब्जेक्ट, ये भी टिकट ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर है, नेम, ट्रेन का नाम और ट्रेन नंबर। और इसी तरीके से रोहन का टिकट में भी यहाँ पे कुछ डेटा जो हम लोगों ने सेव किया था वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे तो क्या करता है, एक नया मतलब मेमोरी में स्टोरेज यहाँ पे एलोकेट करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हों जिससे हम लोग टिकट को बुक कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ दिस और बुक टिकट, ठीक है। तो बुक टिकट नाम से एक फंक्शन बनेगा, और इसके अंदर लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे आप लोग एरो फंक्शन यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस जब भी जो एरो फंक्शन होता है वो ग्लोबल वाले दिस को यूज कर लेता है, इस वजह से यहाँ पे दिस के लिए हम लोग नॉर्मल फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, और इस फंक्शन को एक नाम भी दे देते हैं, फंक्शन बुक टिकट। और यहाँ पे सिंपल टिकट बुक करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, पहले तो पैसा लेना पड़ता है यूज़र से। तो अमाउंट ले लेते हैं यूज़र से, अमाउंट,
उसके बाद क्या लगता है अमाउंट के बाद कहाँ से कहाँ जाना है, तो सोर्स और उसके बाद डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्राइस सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट अमाउंट और अमाउंट के अंदर जाएगा ये। इसके बाद कहाँ से कहाँ जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सोर्स और सोर्स के अंदर सिंपल सोर्स को स्टोर कर दूंगा और उसके बाद डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन के अंदर स्टोर। ठीक है, तो बुक टिकट करने के लिए ये सब डिटेल्स की ज़रूरत हो जाए और टिकट जब बुक हो जाएगा तो हम लोग स्टेटस को यहाँ पे कर देंगे बुक्ड। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे स्टेटस का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इससे एक स्टेटस का प्रॉपर्टी भी बन जाएगा। और जब मान लीजिए टिकट का ट्रेन का टिकट बुक नहीं है तो वहाँ पे स्टेटस क्या होगा, नो टिकट बुकड, यानी नॉट बुक लिख देते हैं, नॉट बुक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टिकट जो बुक नहीं होगा तो ये स्टेटस दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक कैंसिल टिकट के नाम से भी फंक्शन बना लेते हैं, दिस डॉट कैंसिल टिकट, और यहाँ पर भी सेम फंक्शन और कैंसिल और टिकट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा, बस स्टेटस को कर दूंगा। ठीक है, तो ये टिकट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अंशु के लिए यहाँ पे टिकट बुक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल कॉल करूँगा अंशु टिकट डॉट, तो डॉट लिखने से देखिए सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और यहाँ फंक्शंस यहाँ पे आ गए। तो हमें यहाँ करना है टिकट बुक, तो बुक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो मान लीजिए अमाउंट होगा 100 रुपीज़ लगता है आपका दिल्ली टू, ये ट्रेन जाता कहाँ है, ट्रेन जाता है आपका हावड़ा टू दिल्ली, तो ये जाएगा हावड़ा। तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना है सोर्स को और डेस्टिनेशन को भी एज ए स्ट्रिंग, तो हावड़ा लिख देंगे। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए बुक है, यहाँ से यहाँ, तो इससे क्या होगा, एक ट्रेन बुकड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूँ तो आप देखना क्या दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो ट्रेन का जो टिकट है वो बुकड हो चुका है। और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम लोग एक जैसे कि क्या नंबर असाइन होता है जब भी टिकट बुक होता है, PNR नंबर। ठीक है, तो एक रैंडम PNR नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, तो PNR और यहाँ पे एक रैंडम जनरेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम का यूज़ कर लेता हूँ। इससे एक रैंडम सा स्ट्रिंग मतलब नंबर जनरेट होगा और उसे मैं कर दूंगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, और उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, टू फिक्स्ड करेंगे और फिक्स्ड हो जाएगा 2 तक, और इनटू करेंगे इसको इतना से। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है, इस कोड को एक बार फिर से रन करते हैं और देखते हैं कुछ रैंडम आया, PNR, तो ये यहाँ पे आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको जो इनटू करते हैं ना, इसको पहले करते हैं और इसको ब्रैकेट में डालते हैं, तो अब यहाँ पे सही काम करेगा और फिर इसको 0 कर देंगे। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे PNR, हाँ ये देखिए 4 डिजिट का यहाँ पे PNR जनरेट हो रहा है। तो इस PNR को हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो PNR है वो आपका रैंडमली यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो PNR हो गया। अब हम यहाँ पे टिकट बुक करेंगे, मान लीजिए रोहन के लिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट इसको 200 लग रहा है और इसको जाना कहाँ से कहाँ तक है रोहन को, हावड़ा टू RPH। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हावड़ा टू, कहीं बीच में ये उतर गया बर्दवान, तो आसनसोल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और इसके लिए इसको पे करने पड़ रहे हैं 50। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या यहाँ पे दिख रहा है इसके आउटपुट में। तो यहाँ पे भी बुक्ड नहीं दिखा रहा ना, ट्रेन का बुकिंग हो क्यों नहीं रहा, ओ यहाँ पे मैंने रॉन्ग ले लिया है।
यहाँ पे अब सही काम करना चाहिए। वही सोचो बुक क्यों नहीं हो रहा भाई। हाँ, तो यहाँ पे इसका PNR जनरेट हो गया और स्टेटस यहाँ पे बुकड हो गया। अब मुझे मन है कि नहीं, रोहन का टिकट यहाँ पे कैंसिल करना है, तो रोहन टिकट कैंसल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो कैंसिल दिखाना चाहिए रोहन का। तो देखिए टिकट यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करो कि जैसे कि ये अमाउंट है, ये आपका मैं अलग अलग टिकट के लिए अलग अलग स्टोर कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम लोग मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बुक टिकट और यहाँ रोहन का बुक टिकट, दोनों का जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली सेम है, तो इसका कोई तुक नहीं बनता है कि बार बार ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सेम मेमोरी यहाँ पे असाइन करे। तो हमें यहाँ पे मेमोरी को बचाना है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोटोटाइप का, और प्रोटोटाइप के जरिए हम लोग मेमोरी वाला जो इशू है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टिकट और इसके ऊपर मिलता है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बुक टिकट वाला फंक्शन है एग्जैक्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग ये जो फंक्शन का पूरा डेटा है, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ लॉजिक, मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। उसी तरीके से टिकट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, जो कैंसिल टिकट था तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोटाइप और यहाँ पे भी कैंसिल टिकट। ठीक है, और इसके अंदर पूरा ये रेफरेंस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग हटा देंगे। तो अब आप देखना क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से हमारे सारे मेथड चले गए, लेकिन अभी आप देखो हम लोग फिर भी हमारे सारे लॉजिक यूज कर पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए रोहन डॉट कैंसल, तो ये आ रहे हैं, देखिए कैंसल टिकट ये अभी भी आ रहा है। ठीक है, और बुक टिकट भी आ रहा है, कैंसल टिकट, तो ये अभी भी काम कैसे कर रहा है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट में दिख नहीं रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्रोटोटाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको बुक टिकट का यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पर भी खोलोगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो ये प्रोटोटाइप वर्क कैसे कर रहा है, तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट पहले कैसा था, ऐसा कुछ था। तो प्रोटोटाइप क्या करता है, आपको एक और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या करता है प्रोटोटाइप, मैं यहाँ नाम लिख दूँ प्रोटोटाइप, और ये क्या करता है, इससे लिंक कराता है। आपका प्रोटोटाइप जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मेन टिकट से लिंक रखता है। तो इसके अंदर आप जो भी फंक्शन डालोगे तो वो आपका हर मतलब टिकट वाला जो भी ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करोगे, जैसे अगर मैं क्रिएट करता हूँ अंशु टिकट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये प्रॉप टाइप भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बार बार यहाँ पे कॉपी नहीं करना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। तो प्रॉप टाइप्स को आप एक तरीके से चेनिंग बोल सकते हो, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉप टाइप्स ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाते हो और उसके अंदर कुछ प्रॉप टाइप ऐड करोगे तो उसका भी प्रॉपर्टी आप लोग निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, जैसे कि अंदर में इंटरनल आपका जो एरेस के कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, उसके अंदर भी आपको प्रॉप टाइप्स मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ और यहाँ पे लिखूँ न्यू एरे, ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एरे का, इसमें मैं अगर पास करूँ 5,10, ठीक है, तो इसमें अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इस पर मतलब यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तब आपका इसका रेफरेंस दिखेगा। तो कॉन्स्ट माई एरे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे माई एरे लिखता हूँ, माई एरे, तो माई एरे जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे आप प्रोटोटाइप में देखो ये सारे फंक्शन जो कि आप एरे पे लगा सकते हो, ये यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इंटरनली आपका प्रॉप टाइप जावास्क्रिप्ट ऐसे यूज करता है और इस तरीके से सारे फंक्शन को असाइन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोचिए कितना मेमोरी बचेगा अगर बार बार आप एरे बनाते जाओगे और ये सारे फंक्शन उसी में कॉपी होता जाएगा, तो कितना आपका स्टोरेज खा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादातर प्रॉप टाइप का यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे रेयरली मुझे कोई जगह मिला है जहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लासेस जो कि न्यूअर सिंटैक्स है उसको यूज़ करेंगे, तो प्रॉप टाइप्स तो मैं अब भूल ही जाओगे, क्योंकि जो न्यूअर सिंटैक्स है वो काफ़ी ईजी है और उसको सीखने से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा।
तो हम लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्लासेस का यूज करके। तो बेसिकली जो क्लासेस दिए गए हैं ना, बेसिकली जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला, उसी को आपको आसान सिंटैक्स में यूज करने का एक तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से रेफरेंस मिल सके, ठीक है। तो फटाफट से एक मैं लिख देता हूँ classes.js, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ताकि इसका आउटपुट हम लोग देख पाए, ठीक है। और इसको ओपन साइड कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और स्प्लिट लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट में आ गया और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम लोग को यहाँ फंक्शन लिखना पड़ा था, लेकिन क्लास के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद जो भी आपका क्लास का नाम है वो लिख देना है। जैसे कि यहाँ टिकट है हमारा, सेम टू सेम रखेंगे ताकि रेफरेंस में आसान पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, शुरू में कुछ असाइन कर रहे थे ये वेरिएबल्स को, जो कि प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर वाली, उस सब को असाइन करने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका इनबिल्ट होता है, जो कि आपका ये पूरे क्लास में सबसे पहले आपका यही चलेगा, ठीक है। ये वाला चीज जो है वो सबसे पहले रन होता है पूरे क्लास में, समझे, सिंपल सा भाषा में आप ये समझ लाओ, ठीक है। तो ये कोड मैं यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पैरामीटर थे एग्जैक्ट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ प्रॉपर्टी ऊपर में डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटस, और स्टेटस के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो नॉट बुक्ड है वो यहाँ पे असाइन कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये भी एक तरीका है प्रॉपर्टी असाइन करने का क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये तरीके से आपको समझ में आ गया। तो सिंपल मैं अगर इसको कंसोल लॉग करूं, कंसोल लॉग, और जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे एग्जैक्ट यहाँ भी वैसे ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और अंशु टिकट लिखते हैं, और मैं ये जो सेम सिंटैक्स है ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट जैसे कि आपका ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जैसा हो रहा था वो यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं ताकि आपको इसका आउटपुट मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसका यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेम आ रहा है। अभी फिलहाल स्टेटस नॉट बुक्ड आ रहा है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, फंक्शंस बनाने हैं जो कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बनाया था ना, ये जैसे कि ये कैंसिल टिकट, बुक टिकट, ऐसा कुछ हम लोग को इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट करना है क्लासेस के अंदर। तो इसके अंदर फंक्शंस बनाने के लिए सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा बुक टिकट और ब्रैकेट दे देंगे और ऐसा। तो बस ये सिंटेक्स से आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और एक बात फायदेमंद ये है कि आपका ये डायरेक्टली प्रोटोटाइप में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे पहले जो मैंने तरीका बताया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, वहां पे ये प्रोटोटाइप में ऐड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये चीज जो मैं यहाँ पे कर रहा था वो चीज एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट करेगा। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप लिखो, फिर ये करो, फिर थोड़ा मेहनत लग रहा था, तो ये एग्जैक्टली अब वर्क करेगा। मैं सिंपल सा ये कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए बोथ क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपका न्यूअर सिंटेक्स है क्लासेस का। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरा वाला उठा लूंगा, सिंपल यहाँ से कैंसिल टिकट वाला कोड और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, जितना भी नीचे से यहाँ कोड मैंने रन किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारा कॉपी पेस्टिंग हुआ, लेकिन काफी सारा टाइम भी बच गया। तो आप देखो इसका सिंटेक्स बगल वाला और इसका कितना डिफरेंस है। इसमें हम लोग को लिखना पड़ा प्रॉप टाइप, ये देखिए कितना इजी है पढ़ने में। तो इस वजह से आप लोग ये वाला सिंटैक्स यूज करना, ये पुराने जमाने में यूज होता था। बस आपको मैं रेफरेंस में बताया कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट कैसे अपना करता है। तो जब भी ये कोड रन होगा तो वो क्या होगा, इसी टाइप में जाएगा। तो अगर मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया ना क्लासेस, ठीक है। अब देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ लिखा रहा है अमाउंट इज नॉट डिफाइंड। ये ऐसा किस लिए दिखा रहा है, ओ तो इसके अंदर मुझे पैरामीटर्स भी डालने पड़ेंगे ना, वो मैं छूट गया। ये यहाँ से कॉपी करते हैं
और ये तो मैं भूल ही गया था, ठीक है। तो अब देखो एग्जैक्ट आ रहा है, यहाँ पे अंशु टिकट आ रहा है, और यहाँ पे आप देखो प्रोटोटाइप में जैसे पहले हो रहा था एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आपको डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे आप लोग क्लास का यूज कर रहे हो, क्लास टिकट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हो। पहले यहाँ पे फंक्शन वाला हो रहा था। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ और इसको करूँ कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन, अब यहाँ पे देखना फिर से खोलता हूँ और इसमें देखना कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज रहा है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, देखिए फंक्शन एफ और ये टिकट, यानी कि ये दूसरा वाला मेथड है, ठीक है। तो वापस से मैं इसको कर देता हूँ क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्लास बेस्ड सिंटैक्स से काफ़ी आसानी से ये लेंथी सिंटैक्स का सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस को सीखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या। तो यहाँ पे देखो आप लोग मैंने बनाया था ये क्लास टिकट वाला, इसको ही मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये एक क्लास बन गया। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली अपना जो भी पेरेंट्स होते हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ या फिर उनका जो भी फीचर्स होता है वो उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाता है, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो मान लीजिए एक टिकट है, तो अब मान लीजिए मुझे एक तत्काल टिकट काटना है, ठीक है, तत्काल टिकट। तो टिकट के सारे प्रॉपर्टीज़ तो उसमें रहेंगे, लेकिन उसमें एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपल करूँगा, यहाँ पे क्लास बनाऊँगा एक और यहाँ लिखूँगा तत्काल टिकट, ठीक है। और तत्काल टिकट, तो अगर मैं इसमें चाहता हूं कि तत्काल टिकट में एक फिक्स्ड चार्ज हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिक्स्ड चार्ज ऑफ तत्काल 150 रुपीज़ लगेगा ही। टिकट जब भी कटेगा तो ये फिक्स चार्ज लगेगा। तो इसके पेरेंट में देखिए ऐसा कोई फिक्स चार्ज है नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा एक्सटेंड्स और यहाँ पे लिखूँगा टिकट। तो अब क्या होगा, सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ चुके हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्स्ट न्यू तत्काल लिखते हैं ना, अंशु तत्काल टिकट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूं न्यू तत्काल टिकट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नेम लिखने का ऑप्शन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंशु, और ट्रेन नंबर था हमारा 1566 जो भी है ये, और ये डेस्टिनेशन दुरंतो एक्सप्रेस लिख देते हैं, दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक है, सेम है। और इसको कंसोल लॉग करते हैं, console.log और अंशु टिकट, ठीक है। तो डॉट लिख के अगर मैं स्पेस बार दबा रहा हूं तो देखिए यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज आ गए जो कि इसके पेरेंट्स के थे। जो टिकट वाला पेरेंट है ना वो एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं लिखूं अमाउंट तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंसोल लॉग दिखाता हूँ, तो अभी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ये तो हम लोग सेट कर रहे थे बुक टिकट के बाद ना, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अभी नेम को निकालते हैं, ठीक है। तो नेम में देखिए अंशु आ गया, और चाहे तो अभी मैंने जो फिक्स्ड प्राइस मतलब चार्ज ऐड किया उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, फिक्स चार्ज, ठीक है। देखिए फिक्स चार्ज 150 यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये टिकट का इंस्टेंट बनाऊं, तो अगर मैं इसको टिकट कर दूं, टिकट नहीं इसके नीचे करते हैं बेटर रहेगा, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसका नाम सिंपल टिकट ही रखते हैं, अंशु टिकट, ठीक है। और इससे प्लेन टिकट नाम ऐसे ही रख देते हैं कुछ, ठीक है। और इसको साइड में लिखेंगे सेम अंशु टिकट डॉट, और यहाँ पे लिखूंगा मुझे फिक्स चार्ज यहाँ भी चाहिए। तो यहाँ पे अभी एरर थ्रो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आप जाओगे रिफ्रेश करोगे तो वही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तत्काल टिकट है। यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपल टिकट, ठीक है। तो अब जैसे करूंगा तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ये जो फिक्स चार्ज है ये इसके चिल्ड्रन में ही अवेलेबल है, ये मेन मतलब मेन क्लास में तो है ही नहीं, यानी पेरेंट वाले में नहीं है फिक्स चार्ज, इस वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। देखें
तो इस तरीके से आपका इनहेरिटेंस वर्क करता है पूरे क्लास में। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन देखेंगे। तो इनकैप्सुलेशन होता क्या है? तो बेसिकली आपका जो क्लास होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि अगर उसे कोई छेड़छाड़ कर दे तो आपका वैल्यूज पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे और आपका क्लास का जो बिहेवियर है अलग हो जाएगा। तो आप चाहोगे कि उसे कोई भी छेड़ ना पाए, उसके फंक्शन को कोई हिला ना पाए, तो उस केस में आप लोग इनकैप्सुलेशन का यूज करोगे। बेसिकली आपके फील्ड को प्राइवेट कर दोगे। तो इसके लिए मैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करते हैं और इनकैप्सुलेशन के फाइल में अभी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो फिक्स चार्ज का वैल्यू है इसे मैं चाहता हूँ कि इसे कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए। तो अभी फिलहाल क्या है कि कोई भी बंदा जाएगा, कोई भी पागल डेवलपर आएगा और यहाँ पे जो अंशु तत्काल टिकट इसके लेगा और फिक्स चार्ज को यहाँ पे 600 कर देगा। ठीक है, तो उस केस में आप देखना कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। देखना यहाँ पे चेंज हो गई, देखिए हो गई ना 600। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको प्राइवेट कर रखा होता तो कि ये नहीं चेंज होना चाहिए, तो हैश अगर जैसे ही मैं लगा दूंगा और अब इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये नॉट एक्सेसिबल है और सिर्फ क्लास के अंदर से ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे वही एरर बाहर भी आ रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेटर और सेटर का, क्योंकि इसके क्लास के अंदर से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, और गेट फिक्स चार्ज के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट। अब यहाँ पे हम लोग हैच का फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे जो अंशु तत्काल टिकट में गेट फिक्स चार्ज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक्सेस हो गया ना। और इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एक और बना सकते हैं सेट फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दिस डॉट फिक्स चार्ज को अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लूँ चार्ज। ठीक है, और चार्ज को यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से करने से फ़ायदा क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक चेक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक लगाएं इफ़ टाइप ऑफ चार्ज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर, देन हम क्या कर सकते हैं? एरर थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू, रिटर्न कर देते हैं, थ्रो लिखते हैं, थ्रो एरर, और इसके अंदर सिंपल लिखेंगे नॉट अ नंबर। ठीक है, अब सिंपल इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंशु तत्काल टिकट और सेट फिक्स चार्ज। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ रैंडम सा स्ट्रिंग और ट्राई करते हैं क्या ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नॉट अ नंबर करके एरर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेटर का फ़ायदा यही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें नंबर पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200, तो फिक्स चार्ज भी हमारा 200 हो जाएगा। तो एक गेटर और सेटर का काफ़ी फेमस यूज़ है। जैसे कि ये जो आप देख रही है पुराने ज़माने में ये सिंटैक्स यूज़ होता था। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर एक न्यू आया है। तो बस आपको क्या करना है, गेट करना है और जो भी फंक्शन है जैसे ये फिक्स चार्ज है ये फंक्शन रहेगा, उसी तरीके से सेट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो अब आपको यहाँ पे इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यूज़ करूँ सेट नहीं, सिंपल फिक्स चार्ज, और इसके अंदर मैं कर दूँ 400। ठीक है, और इसको गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज, तो ये गेट हो जाएगा। देखना, तो देखिए 400 हो रहा है और यहाँ पे सेट भी हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 200 करूँ तो देख लो नया सिंटैक्स काफ़ी आसान है और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, तो गेटर सेटर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और सेटर में आप सिर्फ एक ही वैल्यूज़ ले सकते हो क्योंकि इस टाइप से आपको सेट करना होगा। तो ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि फंक्शन को कैसे आप लोग प्राइवेट बना सकते हो। ठीक है, तो एक फंक्शन मैं बनाता हूँ
चेंज फिक्स्ड चार्ज बाय एडमिन, मान लीजिए एक मैंने फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल फिक्स चार्ज जो भी वैल्यू है उसको कर देता हूँ 500 और यहाँ पे एक और बनाता हूँ, इसी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ये फंक्शन को रन करता हूँ, चेंज फिक्स चार्ज बाय एडमिन, ठीक है। इसको मैं कॉल करूँगा और इसे प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइवेट जैसे किया तो ये सिर्फ इसके अंदर से ही एक्सेस होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई जाएगा लिखेगा चेंज फिक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो जैसे ही लिखेगा फिक्स चार्ज और ये रन कर देगा और यहाँ पे चार्ज में कुछ भी डालेगा तो काम होगा, क्योंकि वहाँ सेट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिक्स चार्ज इज़ नॉट अ फंक्शन, ओ क्योंकि ये आपका सेटर है ना, तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 200, तो देखना यहाँ पे 500 आ रहा है, क्योंकि ये जो सेटर है वो रन हो रहा है और रन होके यहाँ पे टाइप चेकिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। तो ये जो फील्ड है सिर्फ क्या इसको एक्सेस कर पाएगा, यानी जो इंटरनल वाला जो भी फंक्शन है वही प्राइवेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो होप से आपको इनकैप्सुलेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग ओवरराइडिंग देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरराइड एंड ओवरलोड, overload.js, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सेम इनकैप्सुलेशन का ही अभी एग्जांपल उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये फंक्शंस हटा लेता हूँ, ये हटा लेता हूँ और ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ दिस डॉट फिक्स चार्ज इक्वल टू चार्ज, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, तो मैं एक बुकिंग टिकट का ये जो पहले से ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसको मुझे ओवरराइड करना है, ओवरराइड, ठीक है। तो वो कैसे करना है, तो उसको करने के लिए सिंपल यहाँ पे आओ और सेम नाम से आप बना दो, जैसे कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेम नाम से बनाता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे जो अमाउंट है उसके अंदर फिक्स चार्जेस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट अमाउंट और प्लस इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। ये मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको अब ट्राई करते हैं। ये बुक अमाउंट यहाँ पे है और यहाँ पे आते हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे आके यहाँ पे लिखता हूँ बुक टिकट और इसमें अमाउंट डाल देता हूँ 500, सोर्स है DHN और यहाँ से हम लोग RNC जा रहे हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं इसको सिंपल कंसोल लॉक कर लेता हूँ और इसको चेंज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं ओवरराइड एंड ओवरलोड, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अमाउंट नॉट अ नंबर दिखा रहा है और बाकी सब कुछ यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा फिक्स चार्ज सिर्फ दिख रहा है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखो लॉजिक, ये सब चीज़ों को हम लोग सेट कर रहे थे इस बुक टिकट से। तो मुझे क्या करना है, ये जो पेरेंट एलिमेंट है जैसे कि इसको, ये जो बुक टिकट है इसका जो फंक्शन है इसको भी कॉल करना होगा, ठीक है, ताकि मैं उसको कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सुपर और सुपर के अंदर मैं बुक टिकट कॉल करूँगा और इसके अंदर अमाउंट और सोर्स और कॉमा करके डेस्टिनेशन ये चीज़ ट्रैक मतलब डाल दूंगा और ये भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मेरा सही से काम करेगा। देखिए बुक टिकट भी काम कर रहा है और अमाउंट आप देखो बढ़ गया, यहाँ पे 650 दिखा रहा है और यहाँ पे हमने अमाउंट कितना डाला है 500। तो तत्काल टिकट का जो रेट है
वो भी ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं ये अंशु टिकट को उठाऊं और इसमें डालूं और ये अंशु टिकट को ये वाला नॉर्मल वाला इसको कॉल कर लेते हैं, तो आप देखो इसके अंदर कोई भी फिक्स चार्जेस ऐड नहीं हो रहे। लेकिन इसमें करें पुराना वाला में तो इसके अंदर आप देखो फिक्स चार्जेस ऐड कर हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग ओवरराइडिंग। तो मेथड को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये जो बुक टिकट मेथड है उसमें ये वाला चीज़ मतलब चला जा रहा है और ये सब कॉल हो रहा है। तो इसे बोलते हैं ओवरराइडिंग। और ओवरलोड किसे बोलते हैं? तो इस बार बुक टिकट के अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी डालना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ रिफंडेबल, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इज़ रिफंडेबल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शुरू में फॉल्स। तो यहाँ पे शुरू में ट्रू कर देते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ रिफंडेबल और यहाँ पे फॉल्स सेट कर दूंगा, ठीक है, फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स पहले कितने थे? 3 है। और ऊपर कितने हैं? जो पेरेंट एलिमेंट है यानी पेरेंट क्लास है उसके अंदर आपका 3 है, ठीक है। और जो आपका चाइल्ड मतलब क्लास है उसके अंदर 4 पैरामीटर। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे एक लोड बढ़ा रहे हैं, पहले 3 लोड था, अब कितना है? एक 4 लोड हो गया, ठीक है। तो 4 लोड हो गया तो यहाँ पर भी हम लोड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इज रिफंडेबल को ट्रू कर देते हैं या फॉल्स कर देते हैं। और गलती से मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया तो ये वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइवेट फील्ड है उसको एक्सेस करके ये करेंगे। अब ये सही है, अब ये कोड सही है। तो ट्राई करते हैं रिलोड। तो अभी आप देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक और इंस्टेंट बनाता हूँ इसी का, लिखते हैं अंशु डॉट टिकट, ठीक है। और यहाँ पे सेम वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम वैल्यूज़ यहाँ पे भी डाल देता हूँ और बगल में इसको कंसोल लॉक करेंगे नॉर्मल टिकट को, देखते हैं। तो नॉर्मल टिकट यहाँ पे हो चुका है। तो नॉर्मल टिकट के अंदर देखो फिक्स चार्ज नहीं है, रिफंडेबल यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है वो काम का नहीं है, लेकिन इसमें देखिए आपका काम में आ रहा है। तो इसे बोलेंगे हम लोग ओवर लोडिंग। और जो हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, जैसे कि ओरिजिनल जो भी मेथड है उसको पूरा रिप्लेस करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। और जो मेथड के अंदर एक्स्ट्रा फील्ड डालने को, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर डाल रहे हैं, उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ओवरराइडिंग और लोडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक देखेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ स्टैटिक डॉट जीएस, ठीक है। और सेम कोड इसका ही उठा लेते हैं, ओवरलोड और ओवरराइड का। धीरे धीरे यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे एक प्रॉपर्टी बनाना है जो कि इससे कोई मतलब नहीं रखता है, जैसे कि ये तत्काल टिकट है, इससे कोई भी मतलब नहीं रखता, यानी एक यूटिलिटी फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक क्या करेगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट किया था, जैसे कि ये कहाँ गया ये। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा स्टैटिक और यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कैलकुलेट PNR, ठीक है, कैलकुलेट PNR। और सिंपल इसे हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है, यहाँ से रिटर्न, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस यूटिलिटी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक लिखने से होगा कि आप डायरेक्ट आप क्लासेस से इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? टिकट। तो मैं यहाँ टिकट लिखूँगा डॉट, और यहाँ पे मुझे चाहिए कैलकुलेट PNR, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि इशू ना आए, स्टैटिक को ऊपर रखना चाहिए। तो अब देखते हैं रिफ्रेश, तो PNR नंबर अभी भी कैलकुलेट हो रहा है। तो स्टैटिक और ये नॉर्मल फंक्शन में अलग क्या है? तो नॉर्मल फंक्शन को आप लोग क्या कर सकते थे?
डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। तो नॉर्मल मेथड को आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे इस टाइप से एक्सेस कर रहे हैं डॉट के मदद से। लेकिन जो यूटिलिटी है, जैसे ये यूटिलिटी जैसे स्टैटिक बनाया ना, ये एक यूटिलिटी मेथड आप बोल सकते हो, जो कि आपको इसका इंस्टेंट बनाने का ज़रूरत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मैंने एक इंस्टेंट बनाया था, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली टिकट डॉट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा जनरेट था, क्या था, एक मिनट, कैलकुलेट PNR। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, तो आप देखना इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आ गया। ठीक है, रिफ्रेश, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं, तो कंसोल लॉग काम नहीं करिए क्या, एक मिनट, यहाँ पे है स्टैटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक स्टैटिक अलग से काम कर रहा है बिना इनिशियलाइजेशन का। देखिए यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे, तो बिना इनिशियलाइजेशन का ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिक फील्ड भी बना सकते हैं, जैसे कि ये जो PNR नंबर है ना, इसमें मुझे +1 ऐड करना है, तो हम लोग एक स्टैटिक फील्ड भी बना सकते हैं। तो इंक्रीमेंट लिख देंगे, इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक रख देंगे, स्टैटिक, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा 1। ठीक है, और इसके पीछे मैं +1 कर दूंगा, कहाँ गया ये, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे टिकट डॉट और इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सबके पीछे 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो स्टैटिक को एक बार मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग कभी मत भूलो। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, ये कहाँ किस की वैल्यू है, ये हमारे इंस्टेंट की वैल्यू है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें पहले एक इंस्टेंट बनाना पड़ता है और फिर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये स्टैटिक कीवर्ड आप जैसे ही यूज़ करोगे, आप लोग डायरेक्टली उसे यूज़ कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लास नेम मैंने लिखा और डॉट लिख के उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस है स्टैटिक और इसके बीच में। ठीक है, तो होप से आपको पूरा क्लास का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, ओवरराइडिंग कैसे वर्क करता है। तो अब मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, जब अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या था, वो आपका एक पुराना तरीका था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, तो इसके जरिए आपको काफ़ी थोड़ा लंबा सिंटैक्स लिखना पड़ता था। प्रोटोटाइपिंग से आप लोग यहाँ पे क्या कर पाते थे, आप एक अलग फंक्शन को रेफरेंस में रखते थे और उससे आपका मेमोरी सेव होता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्लासेस आए, तो इससे क्या हो गया, सिंटैक्स सॉर्टर हो गया। आप डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ पे लिखने लग गए और लिखने से क्या हो गया, ये डायरेक्टली आपका एज अ प्रोटोटाइप ऐड होने लग गया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिटेंस को समझा। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपका जो भी क्लासेस आपने बनाया है उसका एग्जैक्ट आपको क्लोन चाहिए, और लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो। तो इनहेरिटेंस से सारा प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाते हैं, और अगर आपको इसकी कोई भी वैल्यूज की जरूरत है तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सुपर, और सुपर की मदद से सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर से कॉपी करके इंडिविजुअल आप चाहते हो कि इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीखा इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन से क्या होता था कि हम लोग किसी फील्ड को प्राइवेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स चार्ज को प्राइवेट बना दिया ताकि इसे कोई बाहर से कॉपी या छेड़छाड़ ना कर पाए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते थे, इसे छेड़छाड़ करने के लिए गेटर सेटर फंक्शन बनाए, फिर अंदर से आप कोई भी फंक्शन बना के इसे छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा इनकैप्सुलेशन से। उसके बाद हम लोगों ने सीखा ओवर राइड और ओवरलोड। तो ओवर राइड ओवरलोड क्या करता है, बेसिकली आपका कोई भी इंस्टेंट है, ये मतलब आपने एक चिल्ड्रन बनाया मेन पेरेंट से, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने सेम फंक्शन बना दिया, जैसे कि इसका नाम सेम है, तो इसमें आपने अगर कुछ एडिशनल मतलब इसमें वर्क कराया, तो इसे बोलते हैं आपका मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग कैसे, मतलब ओवरराइड कर दिया, उसके ऊपर और दूसरा मेथड चिपका के पुराने वालों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग हो गया।
और इसमें पहले देखिए सिंपल डायरेक्ट कुछ ऐसा यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुपर का यूज़ करके बुक टिकट को एक्सेस करके सेम ऑपरेशन, ये मतलब ये जो फंक्शन का मैंने सारा फीचर इंप्लीमेंट किया, उसके बाद मैंने एडिशनल ये प्रॉपर्टीज भी करवा दी। ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग हो गया। और ओवरलोडिंग क्या हुआ, तो ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, पहले 3 पैरामीटर हम लोग ले रहे थे पेरेंट्स में, देखिए 1 2 3, लेकिन मुझे चिल्ड्रन वाले यानी तत्काल टिकट में 3 चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, तो चौथा मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग, और मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया ओवरलोडिंग। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने सीखा यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड आपको एक यूटिलिटी फंक्शन या फिर एक यूटिलिटी वेरिएबल या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, वो प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो दिस कीवर्ड से आप जो भी यूज मतलब प्रॉपर्टीज बनाते हो, उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक इंस्टेंट बनाना पड़ता है, तब आप कर पाते हो। लेकिन अगर आप स्टैटिक यूज करोगे तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हो, बस आपको उसका क्लास नेम लिख के डायरेक्टली उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो बेसिकली आप कॉन्फ़िगरेशन ये सब करते हो तो इस टाइप का चीज करना पड़ता है आपको। और जैसे कि मैंने यहाँ आपको रैंडम पीएनआर जनरेट करने के लिए बताया कि कैसे इसका यूज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया था। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से इसका यूज मैंने आपको बताया। तो होप से आपको पूरा उप्स प्रोग्रामिंग यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 2 वीडियोस बचे होंगे, और उतने में पूरा जावास्क्रिप्ट का ये जो कोर्स है वो अब खत्म होने पे आ गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और उप्स का कॉन्सेप्ट सीख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।